तो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सबकी मई 2025 की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। मई 2025 बस आने ही वाला है एंड आईसीआई भी यहाँ पर तैयार हो गया है। आपका मॉक टेस्ट पेपर सीरीज 1 फॉर मई 25 यहाँ पर रिलीज हो चुका है। आई नो आप बहुत बिजी चल रहे होगे, टाइम का शॉर्टेज है, इतना समय आपके पास नहीं होगा कि पूरी एमटीपी का डिटेल्ड एनालिसिस आप कर पाओ। तो आप बस ये 15 मिनट मेरे साथ लगाइएगा, पूरी एमटीपी की सारी कवरेज यहाँ पर आपकी हो जाएगी। अलग से आपको बिल्कुल भी समय नहीं देना पड़ेगा और आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि पूरी एमटीपी आपने कवर कर ली है। तो आते हैं और एमटीपी डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका मॉक टेस्ट पेपर आ रहा है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप मॉक टेस्ट पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। एमटीपी में ये पहला आपका केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू आ रहा है। जितने भी बच्चे हमसे पढ़े हैं आपको पता होगा डिट्टो सेम केस स्टडी आपकी एमसीक्यू बुकलेट में कवर है, उसी से इंस्पायर्ड ये केस स्टडी बनी है। फटाफट से इसको पुशअप करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं जी, अ न्यूली अपॉइंटेड सीए फर्म वर्मा एंड एसोसिएट्स एंड रिटायरिंग सीए फर्म अग्रवाल वर्मा एंड एसोसिएट्स। तो एक कंपनी दो सीए फर्म की बात कर रही है, एक उसका पुराना ऑडिटर था, एक नया ऑडिटर अपॉइंट करना है। उसमें देव वर्मा और मिया वर्मा दो कॉमन पर्सन हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने क्लास में डिस्कस किया था। ये दोनों इन फर्म्स में पार्टनर नहीं है, कॉमन पर्सन है। तो एक फर्म में पार्टनर है, दूसरे फर्म में किसी और पोस्ट पर है, तो क्या दूसरी फर्म को कूलिंग पीरियड के दौरान अपॉइंट कर सकते हैं? बिल्कुल, एज पर सेक्शन 139 ये हो पाएगा, बिकॉज यहां पर ये पार्टनर्स नहीं है, कॉमन पर्सन है। एंड दूसरी फर्म कॉमन पार्टनर के केस में अपॉइंट नहीं होती। डिट्टो सेम सवाल आपने क्लास में सॉल्व किया था। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं जी, अगर देव वर्मा और मिया वर्मा पार्टनर्स होते, दैट इज कॉमन पार्टनर बन जाते, तो फिर उस केस में ये अपॉइंट नहीं हो सकते थे, बिकॉज कॉमन पार्टनर वाली फर्म को कूलिंग पीरियड के दौरान हम अपॉइंट नहीं कर सकते। अगला पॉइंट, अगर ऑडिटर रिजाइन कर चला जाए तो एज पर सेक्शन 140 उसकी वैकेंसी कैसे फिल होगी? तो 139 रेड विद 140 वैकेंसी फिल करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस केस में मेंबर से अप्रूवल भी लेते हैं। तो नॉर्मली तो कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर फिल करते हैं 30 दिन में 139 के हिसाब से, पर अगर वो रेजिग्नेशन का केस है अगले 3 महीने में मेंबर से अप्रूवल भी लेना पड़ेगा। अगला केस स्टडी, एजीएम न्यू लिमिटेड कुड नॉट बी हेल्ड विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। तो इस कंपनी की एजीएम नहीं हो पाई। करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, कंपनी एजीएम पोस्टपोन कर सकती है या आरओसी से अप्लाई करके 3 महीने का एक्सटेंशन ले सकती है। तो आप आरओसी से एक्सटेंशन मान पाएंगे। बस पेपर में केस स्टडी चेक कर ये देख लेना फर्स्ट एजीएम ना हो, बिकॉज फर्स्ट एजीएम पर एक्सटेंशन का लॉ नहीं लगता। यहां पर फर्स्ट एजीएम नहीं है तो बिल्कुल यहां पर एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, एक कंपनी को रजिस्टर्ड ऑफिस महाराष्ट्र से कर्नाटका लेकर के जाना है, स्टेट बदलना है। इसका आंसर आपको देगा सेक्शन नंबर 13। तो यहां पर आप स्टेट चेंज करना चाह रहे हो तो बोर्ड अप्रूवल चाहिए, शेयर होल्डर अप्रूवल चाहिए, या आरडी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो यहां पर आपको आरडी का अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है। सेक्शन 13 कहता है सीजी का अप्रूवल लेना। सीजी ने पावर डेलीगेट किसको कर रखी है? आरडी को। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला केस स्टडी जो आपका आ रहा है वो एलएलपी पर बेस्ड आ रहा है। आज आरओसी ने एलएलपी को अपना नाम चेंज करने के लिए बोला, कारण उसका क्या रहा होगा? तो जी यहां पर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के नाम मिलते जुलते थे इसलिए नाम चेंज के लिए बोला। एलएलपी का नाम किसी ट्रेडमार्क के नाम से मिलता जुलता था इसलिए नाम चेंज करने के लिए बोला होगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो अगर एलएलपी का नाम किसी कंपनी एलएलपी या ट्रेडमार्क के नाम से मिलता जुलता है तब नाम रेक्टिफाई के लिए बोला जाता है। और अगर एलएलपी आरओसी के कहने पर नाम चेंज ना करे तो ऑटोमेटिकली उसको बढ़िया सा वो ओआरडीएनसी वाला नाम मिल जाता है। तो यहां पर आरओसी सुओ मोटो एक नया नाम आपको अलॉट कर देगा और एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है, विमल रिजाइंड एज अ पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 22 जुलाई। अभी जो क्वेश्चन है इसमें एक छोटा सा एरर है टेक्निकल, पर अगर पेपर में सवाल आएगा आंसर आप वही करेंगे। एक पार्टनर यहां पर रिजाइन कर चला गया, पर ना तो एलएलपी ने आरओसी को इन्फॉर्म किया। तो ऐसे केस में लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आएगी? तो जी हमने एक बात क्या समझी थी, अगर पार्टनर रिजाइन कर जाता है तो ऐसे केस में वो एलएलपी को बताएगा, एलएलपी आगे आरओसी को बताती है। अगर एलएलपी ना बताए तो पनिशमेंट आती है। पर वहां पर हमने एक बात और जानी थी, अगर पार्टनर जा रहा है और आरओसी को बात नहीं पता चली तो उस पार्टनर को डीम्ड पार्टनर माना जाता है। तो पार्टनर के पास भी एक चॉइस होती है कि वो आरओसी को खुद से बता सकता है कि मैं इस एलएलपी का आज के बाद पार्टनर नहीं हूं। इसलिए दोनों यहां पर रिस्पॉन्सिबल हैं। यहां पर एरर क्या है? टेक्निकल विमल जी की यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एलएलपी की ही है। विमल जी बस ना बताएं तो उनके ऊपर ऑब्लिगेशन आ सकती है, इसलिए वो बता दे तो बेहतर होगा। तो स्टेटमेंट पढ़ने में उतनी अच्छी नहीं है, पर अगर पेपर में सवाल आएगा आप भी यही ऑप्शन यहां पर मार्क करेंगे। आते हैं जी अगला सवाल जो फेमा का है। मिस्टर अरुण कुमार इंडिया के बाहर सेटल हो गए थे, आज अप्रैल 2023 में इंडिया लौट करके वापसी आए हैं। तो ही हैज रिटर्न टू इंडिया। तो ऐसे केस में अब उनका ईबीयू इंडिया में आ चुका है। पहला सवाल यही पूछ रहा है कि अप्रैल 2023 में जैसे ही वो इंडिया आएंगे तो उनका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? अब वो बन जाएंगे पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, बिकॉज अब ईबीयू इंडिया में आ गया है। और इंडिया में आने के बाद मिस्टर कुमार कुछ ट्रांजेक्शन्स करना चाह रहे हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सी ट्रांजेक्शन के लिए अप्रूवल चाहिए। इस क्वेश्चन में भी एरर है, इसके जो ऑप्शंस है अप टू द मार्क नहीं है। पेपर में सेम सवाल आएगा, आप आंसर यही कर देना, कुछ गड़बड़ियां है। अब देखते हैं ऑप्शन क्या क्या कह रहे हैं। इंडिया में आने के बाद उनका जो फॉरेन अकाउंट में पैसा रखा है अगर वो इंडिया में रिसीव करना चाह रहे हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, सेक्शन 6 में अलाउड है, कोई आरबीआई का अप्रूवल नहीं चाहिए।
पर इंडिया आने के बाद अगर वो अपने इंडिया में किसी भाई को $75,000 गिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो बीइंग अ रेजिडेंट फॉरेन करेंसी गिफ्ट करना उनको अलाउड नहीं होगा, फॉरेन करेंसी में फ्रीली डिंगली नहीं कर पाएंगे। तो इंस्टीट्यूट ने आंसर ये मार्क किया है। हालांकि अगर ये $75,000 उनका इंडिया के बाहर कमाया हुआ था और वहां से वो अपने ब्रदर को गिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो ये चलता है, बिकॉज सेक्शन 6 में इनहेरिटेंस वाला पॉइंट भी था। तो उस सेंस में ये ऑप्शन उतना एक्यूरेट नहीं है, गड़बड़ी है, पर पेपर में आप मार्क कर देना। बाकी इंपोर्ट करना ये अलाउड होता है और सेटिंग अप ऑफ अ ब्रांच ऑफिस ये भी अलाउड है। तो अगर पेपर में आएगा ऑप्शन बी आप मार्क कर देना, पर ये ऑप्शन भी उतना अप टू द मार्क नहीं है, इसमें भी छोटा सा एरर है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला सवाल कह रहे हैं जी, मिस्टर कुमार $40,000 रेमिट करना चाह रहे हैं अपनी बेटी की हायर स्टडीज के लिए, क्या परमिसिबल है? बिल्कुल। एलआरएस में $2.5 लाख तक वैसे ही भेज सकते हो, और एजुकेशन का केस है, बाहर से एस्टिमेट मिल जाए तो भी भेज पाएंगे, कोई अप्रूवल लेने की भी आवश्यकता नहीं। तो ये 11 आपके केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज आपने सॉल्व किए। अगले स्टैंड अलोन एमसीक्यूज आ रहे हैं जी। अंडरराइटिंग कमीशन कंपनी के आर्टिकल में लिखा है 2% की पे कर सकती है, और आज कंपनी 2.25% की पे करना चाह रही है। तो जी मैक्सिमम कितना पे हो पाएगा? 2%। तो डिबेंचर्स पर हम अंडरराइटिंग कमीशन पे करते हैं तो 2.5% या रेट ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल व्हिचएवर इज लेस। अगला क्वेश्चन कह रहे जी, 10 अक्टूबर को कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर एप्लीकेशन मनी एक्सेप्ट किया है। हमने एक बात समझी थी, अलॉटमेंट होना चाहिए 60 दिन में, वरना रिफंड होगा 15 दिन में। तो यहां क्वेश्चन यही पूछ रहा है, 10 अक्टूबर को अगर एप्लीकेशन मनी आया है, अलॉटमेंट 60 डेज में कर देंगे। 60 डेज का मतलब नवंबर दिसंबर, तो दिसंबर में अलॉटमेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एज पर जीसीए 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो डिस्टेंस विल बी द शॉर्टेस्ट पॉसिबल स्ट्रेट लाइन ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगला क्वेश्चन कह रहे जी, मिस्टर मुखिया ओन्ड अ लैंड विद 50 नीम ट्रीज, he sold his land and the timber obtained after cutting the trees। तो उन्होंने ट्रीज को कट कर दिया, जो टिम्बर मिला वो टिम्बर को सेल कर रहे हैं। बताइए जी मूवेबल होगा या इमूवेबल? इसमें तो कोई डिबेट ही नहीं है, दिस विल बी मूवेबल प्रॉपर्टी, बिकॉज यहां पर आप ट्रीज को कट कर चुके हैं। तो टिम्बर इज कंसिडर्ड एज मूवेबल प्रॉपर्टी, इसको आप इमूवेबल नहीं मानेंगे। ये 15 आपके एमसीक्यूज आए, तो 30 नंबर के एमसीक्यू एमटीपी आपने सॉल्व किए। ऑलमोस्ट सारे एमसीक्यूज आपकी बुक में भी आते थे। अगला क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, सेक्शन 3 ओपीसी पर बेस्ड है कि एक ओपीसी में से नॉमिनी अपना कंसेंट विड्रॉ करना चाह रहा है। बिल्कुल कर सकता है, बस वो ये बात ओपीसी और मेंबर को बताएगा। और क्या अब मेंबर अपने 15 साल के माइनर बेटे को नया नॉमिनी बना पाएगा? द आंसर इज नो। नॉमिनी एक ओपीसी के अंदर मेंबर या सॉरी माइनर एक ओपीसी के अंदर मेंबर या नॉमिनी नहीं बन सकता। अगला कह रहे जी, एक प्राइवेट कंपनी है जिसकी पेड अप कैपिटल है 45 करोड़ की, टर्नओवर है 250 करोड़ की। आपको बताने जी इंटरनल ऑडिट कराना होगा, नहीं ध्यान रखना। प्राइवेट कंपनी के लिए हम क्या कहते थे? तो इंटरनल ऑडिट कराती है लिस्टेड कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी डीपीबीटी है 25, 50, 100, 200। और प्राइवेट कंपनी के केस में डी एंड पी का क्राइटेरिया नहीं चलता, वहां हम सिर्फ बोरोइंग या टर्नओवर देखते हैं। तो क्योंकि इसकी टर्नओवर लिमिट से ज्यादा है, इंटरनल ऑडिट कराना पड़ेगा। अगला कह रहे जी, बताइए फेमा में ट्रांजैक्शन अलाउड है या नहीं? आपने लॉटरी जीती है, इंडिया के बाहर पैसा लेकर जाना है, प्रोहिबिटेड है, नहीं लेकर जा सकते। अगला, हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपोंडर्स के लिए फॉरेन करेंसी चाहिए, यहां पर आपको सीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो दोनों करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के टॉपिक हमने डिस्कस किए। अगला क्वेश्चन कह रहे जी, एक पब्लिक कंपनी है, रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है, 3680 मेंबर है। 2 तारीख को मीटिंग बुलाई, 11 बजे मीटिंग आनी थी और 11:30 बजे तक सिर्फ 12 मेंबर आए हैं। तो इसके लिए कोरम की रिक्वायरमेंट कितनी होगी? 5, 15, 30। 1000 तक मेंबर थे तो 5, 5000 तक मेंबर थे तो 15, 15 मेंबर आने चाहिए थे, आए हैं सिर्फ 12। तो यहां तो कोरम नहीं है, तो इन्होंने मीटिंग को एडजर्न कर दिया अगले हफ्ते सेम टाइम एंड प्लेस। क्वेश्चन यही पूछ रहा है, क्या एडजर्नमेंट सही तरीके से हुआ है? बिल्कुल हुआ है। और एडजर्न मीटिंग में 10 ही मेंबर आए, उन्होंने मीटिंग कर दी, ये भी वैलिड है, बिकॉज एडजर्न मीटिंग में फिर जितने मेंबर आते हैं उनको कोरम मान लिया जाता है। अगला क्वेश्चन सेक्शन 8 कंपनी का, आज उसको अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑल्टर करने थे, तो क्या सिर्फ एसआर पास करके ऑल्टर हो जाएंगे? द आंसर इज नो। सेक्शन 8 कंपनी को साथ में सीजी का अप्रूवल भी चाहिए होता है। और क्या एक फर्म सेक्शन 8 कंपनी की मेंबर बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। अगला क्वेश्चन जीसीए का स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इन दोनों टर्म्स एफिडेविट और गुड फेथ की डेफिनेशन आपको लिखनी है। अगला क्वेश्चन प्राइवेट प्लेसमेंट का आया, आज कंपनी ने डिट्टो सेम क्वेश्चन आपकी बुक में एक बना है, जाकर चेक कर लेना। आज कंपनी ने 55 लोगों को अपने इक्विटी शेयर्स का प्राइवेट प्लेसमेंट किया, जिसमें से 4 थे क्यूआईबी। तो क्यूआईबी तो यहां पर काउंट नहीं होते, तो 51 लोगों को इक्विटी शेयर्स का प्राइवेट प्लेसमेंट हुआ है। उसके बाद 155 लोगों को डिबेंचर का प्राइवेट प्लेसमेंट किया है। क्या ये वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है, बिकॉज इक्विटी और डिबेंचर के लिए 200 की लिमिट अलग देखते हैं। पर एक दिक्कत क्या है, इक्विटी का अलॉटमेंट पूरा होता उससे पहले डिबेंचर का स्टार्ट कर दिया, ये गलत है। बिकॉज कभी भी 2 प्राइवेट प्लेसमेंट साइमल्टेनियसली नहीं चल सकते, इक्विटी का पूरा करने के बाद आप कर सकते थे। और क्या एक पब्लिक कंपनी भी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है जी। अगला सवाल कह रहे हैं, कंपनी ने आज 2 टाइप के लोन ऑब्टेन किए हैं। एक लोन के लिए तो कंपनी ने अपने स्टॉक के ऊपर चार्ज क्रिएट किया है, एंड दूसरे लोन के लिए कंपनी ने अपने किसी एसेट पर चार्ज क्रिएट नहीं किया, डायरेक्टर ने पर्सनल गारंटी दी है। तो पहले वाले लोन में तो क्योंकि कंपनी के एसेट पर चार्ज क्रिएट हुआ है, सेक्शन 77 में इसको तो रजिस्टर करवाना पड़ेगा। पर दूसरे लोन में कंपनी का अपना कोई एसेट इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्टर की पर्सनल गारंटी है, ये वाला चार्ज क्रिएट करने की, रजिस्टर करने की कोई जरूरत आपको नहीं है।
अगला सवाल, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, क्या एक्सप्लेनेशन किसी सेक्शन के एम्बिट को वाइडन कर सकता है? द आंसर इज नो। एक्सप्लेनेशन सिर्फ सेक्शन की बातों को एक्सप्लेन करता है, सेक्शन का दायरा कभी भी नहीं बढ़ा सकता। ये पॉइंट भी हमने क्लास में डिस्कस किया। अगला कह रहे जी स्टार्टअप कंपनी है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी होगी? बिल्कुल भी नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहे जी एक एलएलपी है, ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली नया है, इसको ध्यान से देखना। तो ये एक एलएलपी है, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में था। आज रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए एलएलपी ने एक लीगल नोटिस सप्लायर से रिसीव किया है इसी एड्रेस पर पार्टनर्स कह रहे हैं जी सप्लायर आपने जो नोटिस भेजा ना वो वैलिड नोटिस नहीं है, बिकॉज हमने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस पुणे शिफ्ट कर लिया था जनवरी में ही। पर एलएलपी ने गलती क्या करी, उन्होंने ये बात कभी आरओसी को बताई ही नहीं। तो अगर आप आरओसी को बताओगे ही नहीं तो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कभी शिफ्ट ही नहीं माना जाएगा। और शिफ्ट ना माने जाने का इंपैक्ट क्या है, पुराने वाले एड्रेस को ही रजिस्टर्ड ऑफिस माना जाएगा, और अगर इस पर कोई भी डॉक्यूमेंट सर्व्ड होता है वो वैलिडली सर्व माना जाता है। तो दिस डॉक्यूमेंट इज प्रॉपर्ली सर्व, सेक्शन 13 ऑफ द एलएलपी पर बेस्ड है क्वेश्चन आपका आया। अगला सवाल कह रहे जी प्रीएम्बल का मतलब बता दो एंड प्रीएम्बल कैसे इस्तेमाल होगा। तो जी प्रीएम्बल मीनिंग स्कोप ऑब्जेक्टिव बताएगा, सेक्शन की बातों में क्लैश आएगा प्रीएम्बल का इस्तेमाल करेंगे, पर प्रीएम्बल और सेक्शन में अगर क्लैश आता है हमेशा सेक्शन की बात करती है प्रिवेल। अगला क्वेश्चन, कंपनी सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट कैसे करेगी? सेक्शन 20 पर इतनी बार ये सवाल डिस्कस हुआ है, सेम क्वेश्चन आया। अगला क्वेश्चन कह रहे जी वो कौन सी सर्विसेज है जो एक ऑडिटर रेंडर नहीं कर सकता? सेक्शन 144 माफी वाली सर्विसेज आपको लिखनी है। अगला जी मिस अलका डायरेक्टर है, चलो ये क्वेश्चन भी मैं आपके लिए सिंप्लीफाई कर देता हूं, सेम क्वेश्चन आपकी बुक में है, पढ़ लेना। कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन 166 आता है जो कहता है जी किसी भी डायरेक्टर को अपना ऑफिस असाइन करना अलाउड नहीं है, तो वो हिम अपना ऑफिस असाइन नहीं करेगा। तो अलका जी कह रही है जी वहां पर तो हिमसेल्फ लिखा है, तो ये बात मेरे ऊपर तो लगेगी नहीं बिकॉज मैं तो लेडीज हूं। तो हमने क्या समझाया जी, जीसीए क्लैरिफाई क्या करता है, एज पर सेक्शन 13 ऑफ जीसीए किसी भी दूसरे कानून में अगर कोई बात ही के लिए लिखी है तो उसमें फेमिनिन कवर्ड माना जाएगा, तो आप भी अपना ऑफिस किसी और को असाइन नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन कह रहा है जी बताओ एसआर पास हो या नहीं। 6 वोट अगेंस्ट में आए हैं, 15 वोट फेवर में आए हैं, एसआर पास कैसे होगा जी, क्योंकि फेवर वाले वोट अगेंस्ट के कम से कम 3 गुना होने चाहिए, तो एसआर पास नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन कह रहे जी एक फॉरेन कंपनी है और आज उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस रांची झारखंड में है, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो उसे आरओसी के पास डिलीवर करने होते हैं? सेक्शन 380 के वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको लिखनी है जो एक फॉरेन कंपनी प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टेब्लिश करने पर फाइल करती है। एंड फाइनली कोई भी 7 कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस आपको लिखनी है जो एक पीआरआई को परमिसिबल है। आपकी बुक में शेड्यूल गिवन है पीआरआई की सारी ट्रांजेक्शंस का, फिर पीआरओआई की सारी ट्रांजेक्शन का, तो पीआरआई वाली कोई भी 7 ट्रांजेक्शन आप लिख देंगे, शेयर में इन्वेस्ट करना, इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, डेरिवेटिव ट्रांजेक्शंस करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये आपका क्विक एनालिसिस यहां पर आ गया एमटीपी का। तो एमटीपी में मैं कहूंगा कोई एमटीपी का खास लेवल नहीं है, ऑलमोस्ट सारे सवाल आपकी बुक में थे जो आपने सॉल्व करे हैं। इक्का दुक्का कोई नया एमसीक्यू या सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहेंगे जो नया क्वेश्चन बनकर के आए, बाकी तो आपकी एमटीपी बिल्कुल सेम है। तो ये आपका मई 2025 की एमटीपी सीरीज 1 का एक क्विक एनालिसिस फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं आप सबसे बड़ी जल्दी, टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।